Good evening dear students. Today we will discuss about your first geography chapter resources and development. बच्चों अभी आपने इस चैप्टर पर अपना क्विज कंप्लीट किया है. इसके सारे क्वेश्चन हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करें. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण में सहायता नहीं करती है. कंटूर प्लगिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, प्लगिंग अप एंड डाउन टू द स्लोप्स. दीज आर द ऑप्शंस. बच्चों इसका सही उत्तर है प्लगिंग अप एंड डाउन्स ऑफ द अप टू द स्लोप. ये जो ढलान के ऊपर और नीचे की गई जुताई है ये किसी भी प्रकार से मृदा संरक्षण में, सॉइल कंजर्वेशन में मदद नहीं करती. बाकी की जो तीन विधियां हैं, कंटूर प्लगिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड क्रिएटिंग शेल्टर बिल्ड्स, ऑल दीज आर मेथड्स टू कंजर्व सॉइल. मिट्टी को संरक्षित करने के तीनों उपाय हैं ये. अपनी टेक्स्ट बुक को अगर हम फॉलो करें तो वहां पर इसका स्पष्ट उत्तर हमें मिलता है. अपने चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में हमें सॉइल कंजर्वेशन वाले टॉपिक में इन सभी तीनों मेथड्स की चर्चा है. यहाँ पर जहाँ पर कंटूर प्लगिंग लिखी गई है इसके बारे में भी बताया गया किस प्रकार से ये मिट्टी को संरक्षित करता है, उसके डिग्रेडेशन को, उसके इरोजन को रोकता है. उसी तरीके से स्ट्रिप क्रॉपिंग की भी बात की गई है कि जो स्ट्रिप क्रॉपिंग का मेथड है वो किस प्रकार से हवा से होने वाले जो सॉइल इरोजन है उनमें कमी करता है, उनको रोकता है. और सबसे आखिर में शेल्टर बेल्ट की भी बात बताई गई है. अब इन सब की बात हम बारी बारी करें, समझने का प्रयास करें. ऐसे इलाके जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, स्लोप्स पर की जाने वाली जो खेती है वो सामान्य रूप से जगहों की ऊंचाइयों के साथ, जो कंटूर्स जो शब्द है वो समोच्च रेखा इसको हिंदी में हम कहते हैं, यानी समान ऊंचाई पर जो जगह हैं उनको एक साथ मिला दिया जाए लाइन के जरिए. हम खेतों में बनी हुई इन टेरेसेस को, इन सीढ़ियों को देख करके भी समझ सकते हैं कि ये समान ऊंचाई वाली जगह हैं और किसान जानबूझ करके समान ऊंचाई वाली जगहों को इसी प्रकार से उनमें बहुत सारी क्यारियाँ बना करके, बहुत सारी रोज़ का निर्माण करके इस तरह के खेतों को बनाता है, जिसको टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है. और कंटूर्स के जरिए क्योंकि इस तरह की प्लगिंग की जाती है, इस तरह का खेतों में जुताई होती है, लगाया जाता है, इसलिए इसको कंटूर प्लगिंग भी कहा जाता है. इस मेथड में क्योंकि एक समान ऊंचाई वाली जगह साथ में मिली होती हैं तो यहाँ पर पानी का जो स्लोप के सहारे जो बहने वाला पानी है बारिश का, वो बहुत धीमी गति से नीचे जा पाता है, जिससे सॉइल इरोजन में कमी आती है. यानी एक मेथड है जिसके जरिए यहाँ पर इन स्लोप्स पर जो मिट्टी पड़ी है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है, उसमें इरोजन की मात्रा या जो यहाँ पर होने वाले अपर्दन की मात्रा है उसमें कमी आ जाती है. दिस इज़ अ मेथड टू कंजर्व सॉइल इन हिली एरियाज़. इसको बताया भी गया है कि वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयन रीजन में जहाँ पर स्लोप्स है वहाँ पर टेरेस फार्मिंग के रूप में ये कंटूर प्लगिंग की जाती है, जिसके जरिए वहाँ पर खेती भी होती है और सॉइल कंजर्व भी होती है. नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिप क्रॉपिंग का. स्ट्रिप क्रॉपिंग सामान्य रूप से बड़े क्षेत्रों में, विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है. हवा के बहने पर बहुत सारी मिट्टी कट सकती है, इसलिए हवा के उन रास्ते में, प्रवाह के रास्ते में रुकावट लाने के लिए जानबूझ करके बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स को, नीचे वाली जो सेकंड फिगर है, ये पहली फिगर कंटूर प्लगिंग की थी, सेकंड फिगर जो है वो स्ट्रिप क्रॉपिंग को बताती है. हम देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से इनमें बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाई गई हैं. पहली जो स्ट्रिप है वो मेज यानी मक्का की है. उसके बाद ये जो दूसरी स्ट्रिप बनाई गई है ग्रीन कलर की दिखाई दे रही, जो लाइट ग्रीन कलर की, वो सोयाबीन की है. और तीसरी ओट के रूप में एक तीसरी क्रॉपिंग भी की गई है, यानी तीन अलग अलग स्ट्रिप को पूरे क्षेत्र में फैला दिया गया है. इन तीनों क्रॉप्स को साथ में इन स्ट्रिप फॉर्म में लगाने का फ़ायदा है कि हवा के जरिए होने वाला जो कटान है उसमें नियंत्रण हो जाता है. अलग अलग मात्रा ये ब्रेक करती है, हवा के फोर्स को ब्रेक कर देती है. स्ट्रिप क्रॉपिंग भी एक मेथड है जिसके जरिए सॉइल कंजर्व होती है. तीसरी मेथड है शेल्टर बेल्ट या रक्षक मेखला. अगर हम ये मान लें, ये जो तीसरी फिगर है, दिस इज थर्ड फिगर, यहाँ मान लें कि इस इलाके में डेजर्ट है, मरुस्थली क्षेत्र है, और मरुस्थल का जो गुण होता है, कैरेक्टर होता है, वो अपने इलाके को बढ़ाता है. अगर हवाओं के चलने की दिशा इधर की तरफ है, जैसे एरोस के जरिए दिखाया गया है, तो ये आगे बढ़ करके हमारे जो क्रॉपिंग फील्ड्स हैं उनको बर्बाद कर देता है. इसलिए वहाँ पर एरिड इलाकों के आसपास के जो किसान हैं वो जानबूझ करके इस तरह की शेल्टर बेल्ट बनाते हैं. शेल्टर बेल्ट का अर्थ है जिसमें शुरुआत में झाड़ियाँ, उसके पीछे उनसे थोड़े बड़े पेड़ और फिर बाद में सबसे ऊंचे पेड़ों की पूरी एक रक्षक मेखला बनाई जाए, एक श्रृंखला बनाई जाए, जो बहती हुई हवा के साथ आने वाले बालू के कण को, उसके एरिडिटी को हमारे क्रॉपिंग फील्ड्स तक नहीं ले आए और हमारी जो फसल है वो बची रह जाए. इस तरीके से सॉइल को कंजर्व करने का, मिट्टी को बचाने का ये तरीका शेल्टर बेल्ट भी है. ऑल दीज आर कंटूर प्लगिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट, ऑल आर मेथड्स टू कंजर्व सॉइल. हमने देखा कि ये तीनों सॉइल कंजर्व करने के मेथड हैं. केवल ये एक तरीका ऐसा है जो कि मिट्टी का कटाव करने में उसको सहायता देगा, सॉइल कंजर्व करने की बजाय सॉइल को बहुत तेज़ी से इरोड करा देगा. इसलिए यही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सही है.
इसको भी अगर हम देखें, अपने मैप पर देखने की कोशिश करें डायग्राम के जरिए कि अगर हम ढलान के सहारे खेतों को ऊपर से नीचे की तरफ जोतेंगे, उनकी जुताई करेंगे तो क्या फ़र्क होगा। इसके लिए हम एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, विशेष करके स्लोप वाले एरिया में। हम यहाँ पर अगर हम खेतों की अपनी जुताई करें जो कि स्लोप के सहारे इस तरीके से कंटूर्स के फॉर्म में ना होकर के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाती हो, तो यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर बहने वाला जो पानी है वो बहुत सारी मिट्टी को काट करके नीचे ले जाएगा और पूरा जो स्लोप है, पूरा जो फील्ड है वो बाद में बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, खेती लायक नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पर रहने वाला जो किसान है वो जानबूझकर ऊपर से नीचे न खेती करके वो दाएँ से बाएँ की तरफ कंटूर्स में यानी ऊंचाइयों के साथ खेती करता है, जिससे आने वाले समय के लिए भी खेत उनके फर्टाइल बने रहे। इस प्रकार हमने चारों ऑप्शंस की बात की और अपनी इस क्वेश्चन में हमने सही उत्तर की भी पहचान कर ली कि प्लगिंग अप एंड डाउन्स टू द स्लोप, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट अ मेथड टू कंजर्व सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, कौन से विधि भूमि अवनयन को नहीं रोकती है। ओवर ग्रेजिंग यानी बहुत ज़्यादा चराई जब हम खेत क्षेत्र में कराते हैं जानवरों की, तो वहाँ पर घास खत्म हो जाती है, मिट्टी खुली हो जाती है और हवा और पानी उसको आसानी से काट देते हैं। अगर हम इसे कंट्रोल कर लें, यानी इस अति चराई को, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करें, तो ये इसके जरिए हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। यानी ये जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न में नहीं होगा। शेल्टर बेल्ट्स के बारे में हमने जान लिया, ये भी कंजर्व करने का तरीका है, लैंड डिग्रेड नहीं होती है इससे। अफॉरेस्टेशन में ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वन नहीं है, वहाँ पर आप ज़मीन में पेड़ों को लगा दें तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और वहाँ पर भी सॉइल एरोड नहीं होती है। ऑल दीज आर नॉट द राइट ऑप्शन। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, निर्वनीकरण की, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जंगल हैं, वन है, वहाँ पर उनका कटाव कर दें तो मिट्टी खुली हो जाती है और आसानी से कट सकती है। यानी ये एक मेथड है जो लैंड डिग्रेडेशन को नहीं रोकता है, लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ाता है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है इनमें। बच्चों, अपने चैप्टर में हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया था, वहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्लासिफाई किया, फिर बाद में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी भी बनाई। रिन्यूएबल रिसोर्स वो हैं जो कि समय के साथ हमें बाद में उपलब्ध हो जाते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि भले ही साइक्लिक या नॉन रिसाइक्लिक नेचर के हों, वो बाद में उपलब्ध नहीं होते हैं। हमें बात करनी है रिन्यूएबल रिसोर्स की जो हमें लगातार उपलब्ध रहेंगे। हवा, पानी और सूर्य की ऊर्जा के रूप में ऐसे साधन हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। यहाँ पर हम देखें तो सोलर एनर्जी का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, दिस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इसके अलावा जितने भी और ऑप्शन हैं, पेट्रोलियम और बाकी फॉसिल फ्यूल्स, कोयला और पेट्रोलियम, सभी ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं। सोलर एनर्जी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। लेटराइट सॉइल या मिट्टी क्या उगाने के लिए उपयोगी है। लेटराइट सॉइल की थोड़ी कैरेक्टर जानते हैं। अपने टेक्स्ट बुक से हम देखें तो लेटराइट सॉइल एक ऐसी मिट्टी होती है जिसका कलर ब्रिक्स जैसा होता है, यानी ईंट के जैसा उसका कलर होता है और बहुत इंटेंस लीचिंग से ये मिट्टी बनती है। साथ में ये जो मिट्टी है उसमें बहुत सारी इस लीचिंग की वजह से इसमें बहुत ट्रीटमेंट करनी पड़ती है इस मिट्टी में जब आप खेती करना चाहेंगे। और अगर आप इसका सही ढंग से ट्रीटमेंट करें, इसको इरोड होने से बचाएं, कंजर्व करें, तो यहाँ पर फसलें भी उगाई जा सकती हैं। भारत में इसके एग्जाम्पल हम देखें तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है चाय और कॉफ़ी के लिए। ऊपर हम देख सकते हैं पहला चाय के बागान है, ये कॉफ़ी के पेड़ में लगे हुए उसके कॉफ़ी के जो फ्रूट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा कैशूनट यानी कि काजू के जो पेड़ हैं ये भी इस मिट्टी में बहुत अच्छे ढंग से उग जाते हैं। इसलिए ये तीनों ऐसे क्रॉप हैं जो कि लेटराइट सॉइल के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं और इसके उदाहरण हमें भारत से भी मिलते हैं। अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल टू ग्रो टी, कॉफ़ी एंड कैशूनट। दिस इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ब्लैक सॉइल इज़ डिफिशियंट इन। काली मिट्टी में क्या चीज़ों की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करते हैं। बच्चों, हर एक मिट्टी में हमारे इस चैप्टर में हमारे इंडिया की सभी तरह के सॉइल की चर्चा है और हर एक मिट्टी में कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स की, उनमें जिनमें रिचनेस होती है उनमें अधिकता पाई जाती है और हर मिट्टी में कुछ खास तरह की डिफिशियंसी या कमी भी होती है। अगर हम बात करें काली मिट्टी की तो ब्लैक सॉइल में हमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और इसके अलावा लाइम यानी कि चूने की अधिकता हमें दिखाई देती है। यानी ये सब पदार्थ जो हैं वो ब्लैक सॉइल में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जबकि इनकी तुलना में अगर हम उनकी डिफिशियंसी की बात करें तो फॉस्फोरिक कंटेंट यानी फॉस्फोरिक जो पदार्थ हैं इनकी बहुत कमी मिलती है ब्लैक सॉइल में। इस प्रकार से हम अपनी सभी मिट्टियों के लिए एक टेबल बना सकते हैं जिनमें उनकी रिचनेस और उसकी डिफिशियंसी को साथ में लिख लें और टेबुलर फॉर्म में हम इसे आसानी से याद कर लें। हम क्वेश्चन में आ जाएं।
यहाँ पर डिफिशियंसी की बात पूछी गई है। डिफिशिएंट किस मामले में है ब्लैक सॉइल? हमने पढ़ा अभी फॉस्फोरिक कंटेंट के मामले में ये जो मिट्टी है वो डिफिशियंसी रखती है। दिस इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी? बच्चों अभी हमने काली मिट्टी की बात की। काली मिट्टी में खास विशेषता ये भी होती है, खास किस्म का गुण उसमें ये भी है, जब ये गीली होती है तब तो बहुत चिपचिपी होती है, लेकिन जैसे ही सूखती है इनमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं। हम चित्र में देख करके समझ सकते हैं। इन दरारों के जरिए हवा नीचे की लेयर्स तक भी चली जाती है और सेल्फ एरिएशन अपने आप से मिट्टी का हो जाता है। इस प्रकार ये जो सेल्फ एरिएशन का गुण है ये ब्लैक सॉइल में मिलता है। हम क्वेश्चन में आ जाएं। यही पूछा गया कि कौन सी मिट्टी में ये सेल्फ एरिएशन या स्वतः वातन की क्षमता होती है। ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब की अगर हम बात करें बच्चों तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे क्षेत्र इस प्रकार के थे भारत में जहां पर ग्रीन रिवोल्यूशंस बहुत सक्सेसफुल रही थी। हमने इसको क्लास 9th में भी अपने ज्योग्राफी में पढ़ा है और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के बाद किस तरीके से प्रोडक्शन में बहुत अच्छी वृद्धि हुई और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो भाग थे वहाँ पर इसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाई दिया और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी HYV सीड्स ने, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने। इनको इस खास किस्म के बीजों को बहुत अच्छे खासे पानी की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से इन क्षेत्रों में पानी की सिंचाई की बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। और ट्यूबवेल्स के जरिए और नहरों के जरिए, कैनाल्स के जरिए बहुत सारे इरीगेशन किया गया। ग्रीन रिवोल्यूशन के रूप में हमें एग्रीकल्चर में तो अच्छे परिणाम देखने को मिले, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से बाद में इन जगहों पर मिट्टी में सैलिनिटी और एल्कैलिनिटी की अधिकता हो गई यानी पंजाब में वहाँ पर मिट्टी डिग्रेड हुई, जो कि हुआ वाटर लॉगिंग से और वाटर लॉगिंग हुआ ओवर इरिगेशन से। दिस इज द मेन कॉज ऑफ सॉयल डिग्रेडेशन इन पंजाब। अपने क्वेश्चन में आ जाएं। पंजाब में भूमि के अवनयन का, सॉयल डिग्रेडेशन का क्या कारण था? लैंड डिग्रेडेशन का ओवर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8th क्वेश्चन। दिस इज 8th क्वेश्चन, सॉयल इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग। सघन निछालन से कौन सी मिट्टी बनती है? अभी हमने लैटराइट मिट्टी पढ़ी, इसमें पढ़ा कि यहाँ पर इंटेंस लीचिंग होती है, बहुत सघन निछालन होता है। निछालन की प्रक्रिया कैसे काम करती है? बहुत सारी बारिश होती है और सरफेस के ऊपर जो मिट्टी है इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ, लगातार होने वाली बारिश के साथ नीचे वाली लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये मिट्टी धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाती है। फिर बाद में आपको ट्रीटमेंट करके इस मिट्टी में खेती करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को, इस तरह की न्यूट्रिएंट्स के नीचे वाली लेयर में जाने की प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं और बारिश ज़्यादा है इसलिए इंटेंस लीचिंग होती है, सघन निछालन होता है लैटराइट मिट्टी के साथ। लैटराइट मिट्टी यहाँ पर ऑप्शन में है। दिस इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन की बात करें, विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री? सापेक्षिक रूप से कौन सा क्षेत्र है शीत मरुस्थल के रूप में जो देश से अलग हो जाता है, दिखाई देता है? रिसोर्स प्लानिंग वाले अपने पार्ट में जब हम चैप्टर के देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं भारत के। लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो ये लद्दाख का जो क्षेत्र है ये कल्चरली बहुत रिच है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पानी की, पीने के पानी की बहुत डिफिशियंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम रहती है और इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये एक रिलेटिवली आइसोलेटेड एरिया हो जाता है, ये देश से काफ़ी दूर ये क्षेत्र हो जाता है और ये समस्या इस क्षेत्र की बनी रहती है। लद्दाख यहाँ पर सही ऑप्शन है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विच इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करें अपने क्विज की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स? बच्चों अपने चैप्टर में हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया था ओनरशिप के बेस पर, यानी मालिकाना हक के बेसिस पर। देयर आर 4 कैटेगरीज, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वहाँ पर कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, यानी सामुदायिक संसाधन वो हैं जिन पर सारी समुदाय का, सारे गाँव का, सारे क्षेत्र का अधिकार होता है। गांव में अगर बात करें तो जहाँ पर चराई की भूमि है, ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पर कब्रिस्तान या स्मशान भूमि है, गांव का तालाब है, इन पर गांव के सभी लोगों का हक होता है। उसी प्रकार अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में भी जो पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, वहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, सभी का अधिकार उसके ऊपर होता है। ये सारे कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि किसी का व्यक्तिगत मकान जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। हम अपने क्वेश्चन में आ जाएँ। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से क्या ऐसा है जो कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। हमने देखा बरियल ग्राउंड्स यानी कब्रिस्तान, विलेज पाउंड, ग्रेजिंग लैंड, ऑल, यहाँ तराई, चराई की जगह तराई हो गया है। ये सारे के सारे जो स्थान हैं ये सारे कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स हैं और इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल निजी मकान है। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर नॉट कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स पूछा गया है। दिस इज़ द राइट आंसर।
बच्चों इस प्रकार से हमने अपना ये पूरा क्विज़ कंप्लीट किया, इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है सॉइल के बारे में और रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हो, उसके बारे में भी आपकी समझ थोड़ी बढ़ी होगी। अपने सारे क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर आप लिख करके प्रैक्टिस करिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये मददगार होगा। आने वाले दिनों में अपने ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स को ऐसे ही हम बारी बारी क्विज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।